फिल्म की शुरुआत एक लड़की नाम बेकी से होती है। बेकी अब 16 साल की है और 3 फोस्टर होम से भाग चुकी है। उसने छिपे रहने की पूरी कोशिश की और अपनी खुद की जिंदगी ठीक चला रही थी, जब तक कि 1 साल पहले एलेना ने उसे लिफ्ट लेते हुए नहीं देखा। बेकी एलेना के बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि वे अपने अतीत के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं और अच्छे से मिलते हैं। अपनी माँ की बीमारी से मौत और अपने पिता की मौत के बाद से बेकी रात में सो नहीं पाती है। बेकी आज एक डिनर में काम करती है। एक ग्राहक उसे स्वीटहार्ट कहकर बुलाता है, जिससे वह नाराज हो जाती है। वह उसे बताती है कि उसका एक नाम है। फिर ग्राहक उसके टोस्ट पर मक्खन न होने की शिकायत करता है, जिससे बेकी बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उसके गले को काटने की कल्पना करती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करती। वह बस ऐसा करना चाहती थी। जब उसकी शिफ्ट 3 बजे खत्म होती है तो वह तुरंत चली जाती है। घर पर बेकी और एलेना 1 साल में पहली बार स्क्रैबल खेलते हैं। बेकी सोचती है कि एलेना ने कभी उसके अतीत के बारे में क्यों नहीं पूछा और उसे बस अपने घर में ले लिया। फिर एलेना अपने संघर्षों को साझा करती है, यह बताते हुए कि वह 15 साल की उम्र में बेघर हो गई थी और जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़ा किया। वह बेकी से जुड़ी हुई महसूस करती है क्योंकि उनके अनुभव समान है। वह यह भी देखती है कि बेकी खेल में धोखा देने की कोशिश कर रही है। इस बीच रेडियो घोषणा करता है कि द नोबलमैन नाम का एक समूह टाउन हॉल में एक रैली आयोजित करेगा। वे हिंसक होने के लिए जाने जाते हैं। जब बेकी फिर से डिनर में काम कर रही होती है तो 3 आदमी आते हैं और उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं, जो उसकी माँ के बारे में एक मजाक पर समाप्त होता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ वर्षों से बेकी की कल्पना जीवंत रही है, लेकिन इस बार जब वह असभ्य ग्राहकों को कॉफी परोसती है तो यह सिर्फ उसके सिर में नहीं होता। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वह एक को गलती से जला देने के बाद दूर चली जाती है। 3 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, लेकिन नोबलमैन उसके रवैये से नाराज होते हैं और उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। शाम को जब वह अपनी रहस्यमय चाबी पर नजर रखती है तो बेकी को कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से चाबी छिपा देती है और जांच करने जाती है। जैसे ही वह खाली घर के चारों ओर देखती है, सब कुछ सामान्य लगता है जब तक कि एंथनी पीछे से उस पर हमला नहीं करता। वह उसके पकड़ से बच निकलती है और डिएगो से उसकी रक्षा करने के लिए कहती है, लेकिन डीजे उसे पराजित कर देता है और बेकी पर बंदूक तान देता है। तभी तीसरा आदमी शॉन आता है और अप्रत्याशित स्थिति पर टिप्पणी करता है। बेकी ने एंथनी की नाक तोड़ दी थी, इसलिए वह उसे मारने के लिए दृढ़ है। अचानक एलेना शॉटगन के साथ हस्तक्षेप करती है, लेकिन एंथनी शांति बनाने का कोई इरादा नहीं रखता और उसके सिर में गोली मार देता है। गुस्से में बेकी एंथनी पर हमला करती है, लेकिन वह उसे बेहोश कर देता है। बेकी अगली सुबह जागती है और एलेना की मृत शरीर को देखती है, जो उसे अपने पिता की याद दिलाता है। हालात को और भी बुरा बनाने के लिए डिएगो गायब है। एक लेक हाउस में एंथनी सबको वादा करता है कि रैली के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वे कल शहर छोड़ने की योजना बनाते हैं। इस बीच बेकी को एलेना का गहनों का बॉक्स मिलता है, जिसमें यादें भरी हुई हैं। उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में एलेना को कभी नहीं जानती थी, लेकिन उससे प्यार करने लगी थी। बेकी को लगता है कि जिसे भी उसने कभी प्यार किया वह उससे छीन लिया गया है। एलेना को दफनाने के बाद वह अपने कुत्ते को वापस पाने और एलेना के हत्यारों को मारने की कसम खाती है। शेड से वह सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करती है, जिसमें भालू स्प्रे और कुछ जाल शामिल हैं। उसने बाहर लड़ाई के कपड़े पहने। जब बेकी ने डिनर में नोबलमैन को बात करते सुना तो उसे याद आया कि उन्होंने किसी का नाम डैरिल लिया था। शहर में केवल 2 डैरिल हैं और यह पहला नहीं है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। दूसरा कॉलोनी रोड पर रहता है और उसे लगता है कि यह वही है जिसे वह खोज रही है। अंदर डैरिल खाने से पहले प्रार्थना कर रहा है, जिसे ट्विग ने तैयार किया है। ट्विग एक प्रसिद्ध स्त्री विरोधी है, लेकिन समूह उसकी टिप्पणियों को हंसी में उड़ा देता है। डैरिल देखता है कि शॉन अजीब व्यवहार कर रहा है, अपना खाना नहीं खा रहा है और सोचता है कि उनका कुत्ता पिंजरे में क्यों बंद है, लेकिन वह उनके कमजोर बहानों पर विश्वास कर लेता है। जब वे डिएगो का मजाक उड़ाते हैं तो बेकी खुद को मुश्किल से रोक पाती है। उसे एक खुली खिड़की मिलती है और चुपचाप अंदर चढ़ जाती है। एक मानिक्विन पाती है जिस पर सीनेटर हर्नांडेज का नाम लिखा होता है। वह एक गोल मेज पाती है जो सीनेटर को मारने की योजनाओं से भरी होती है और तस्वीरें लेती है। इस बीच शॉन खुद को बहाना बनाकर उल्टी करने जाता है। कल की घटनाओं का उस पर बहुत असर पड़ा है। डैरिल बाथरूम से निकलते ही उसका सामना करता है और उसे कुछ दिखाने के लिए आमंत्रित करता है। डैरिल उसे ऑफिस में लाता है जहां बेकी छिपी होती है और उससे सामान्य सवाल पूछता है, जैसे कि उसने नोबलमैन में कब शामिल हुआ, यह समझाते हुए कि शॉन उनके उद्देश्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बीच बेकी सोफे के नीचे से सुन रही होती है। डैरिल शॉन को एक थंब ड्राइव पर कुछ अविश्वसनीय जानकारी दिखाता है, यह समझाते हुए कि कितने नोबलमैन बाहर हैं। वह शॉन को इराक में अपने समय की एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसमें उसने अपने साथी को बचाने के लिए उसे घुटन से मारना पड़ा था। उनके स्क्वाड ने इसे साझा करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि यह अधिक अच्छे के लिए था।
डैरिल इस कहानी को नोबलमैन की वर्तमान गतिविधियों से जोड़ता है, टीम वर्क के महत्व और कमजोर कड़ियों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देता है। वह सूक्ष्मता से सवाल करता है कि क्या शॉन को ऐसी कमजोर कड़ी माना जा सकता है। शॉन मुश्किल से अपनी संयम बनाए रखता है और कसम खाता है कि वह नोबलमैन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह वही उत्तर था जो डैरिल सुनना चाहता था। शॉन के जाने के बाद डैरिल खुली खिड़की देखता है। इसे बंद करने के बाद उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एंथनी उसे रसोई से बुलाता है, जिससे वह छोड़ने को मजबूर होता है। बेकी इस अवसर का लाभ उठाकर और जांच करती है। थंब ड्राइव पर जानकारी की जांच करने पर उसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह खोज करती है कि हजारों लोग नोबलमैन के अनुयायी हैं। उसी क्षण वह कार्रवाई करने का निर्णय लेती है और उस सूची में सभी को दुनिया से खत्म करने का संकल्प लेती है। ड्राइव को पकड़कर वह खलिहान की ओर भागती है, अपने आप को एक दरांती से लैस करने की कोशिश करती है। खैर, दरांती छोड़िए, ऊपर उसे एक पूरी शस्त्रागार मिलती है जिसमें उसकी इच्छा की सभी चीजें होती हैं। जब अंदर के लोग स्वतंत्रता का जश्न मना रहे होते हैं तो एक डोरबेल उनकी ध्यान खींचती है। बाहर जाते हुए डैरिल किसी को नहीं देखता, लेकिन अपने दरवाजे पर एक फोन बजता हुआ सुनता है। अंदर जाकर वह दूसरों से कहता है कि कोई बेकी उसे बुला रही है। शॉन तुरंत समूह को धोखा देता है, लेकिन डीजे और एंथनी अभी भी इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, यह समझाते हुए कि उन्होंने केवल उसका कुत्ता चुराया है और कुछ नहीं। डैरिल कॉल उठाता है और बेकी को सुनता है, जो एक अस्थिर करने वाली कहानी साझा करती है कि वह उनकी सबसे बुरी दुस्वप्न बन चुकी है। डीजे को यह मजाकिया लगता है, लेकिन कमरे में तनाव बढ़ जाता है। बेकी के संदेश की प्रामाणिकता के बारे में एक तर्क छिड़ जाता है, लेकिन डैरिल जल्दी से सबको चुप कर देता है और मांग करता है कि वे डिएगो को उसे वापस करें। हालांकि एंथनी सहमत होता है। डैरिल को लगता है कि स्थिति में कुछ और भी है। बाहर एंथनी उसे पुकारता है और बेकी उसे बताती है कि वह कहाँ है। वह उसे जंगल में गहराई तक ले जाती है जब तक कि वह उस पर बंदूक नहीं तानता। एंथनी नहीं चाहता कि डैरिल गोली की आवाज सुने, इसलिए उसे चुपचाप मारने का विकल्प चुनता है, लेकिन बेकी के एक जाल में फंस जाता है। बेकी उसकी बंदूक उठा लेती है, लेकिन वह भी नहीं चाहती कि दूसरे लोग गोली की आवाज सुने। अंदर लोग संगीत का आनंद ले रहे होते हैं, बेकी की चोरी छिपे चलने की बात से अनजान। डक्ट टेप और लाल धागे का उपयोग करके वह एक अस्थायी जाल बनाती है। दरवाजे पर दस्तक देती है और जब डैरिल दरवाजा खोलता है तो धागा ग्रेनेड की पिन खींच लेता है, जिससे एंथनी का सिर उड़ जाता है। समूह अचानक स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। वे जल्दी से अंदर जाते हैं और अपने विकल्पों का आकलन करते हैं। ट्विग का सुझाव कि पुलिस को बुलाया जाए तुरंत खारिज कर दिया जाता है। डैरिल बंदूक उठाता है और शॉन और डीजे से बोलने की मांग करता है। शॉन बताता है कि उन्होंने एलेना को मार डाला और लड़की का कुत्ता चुरा लिया, जिसे डैरिल अविश्वसनीय मानता है कि एक छोटी लड़की ऐसा करने में सक्षम है। फिर भी जो बात शॉन का ध्यान खींचती है वह है विद्रोह शब्द का उपयोग। शॉन को लगता था कि यह केवल एक रैली थी, सरकार के खिलाफ एक शूटआउट नहीं। शॉन को अब और झूठ और धोखे बर्दाश्त नहीं होते, वह बाहर चला जाता है। डैरिल बंदूक नीचे रखता है और शॉन को रात में रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, शायद वह पुनर्विचार करेगा। लेकिन यह उसे एक गुस्से में भेज देता है, जिससे डैरिल उसे हमेशा के लिए चुप करा देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के डीजे कसम खाता है कि वह 100% नोबलमैन के उद्देश्य का अनुयायी है और उसे शरीर को हटाने का काम सौंपा जाता है। अचानक फोन बजता है। बेकी की नजर घर पर होती है। डैरिल फिर भी सुझाव देता है कि वे चीजों को शांति से सुलझा सकते हैं, लेकिन वे अब उस स्तर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बेकी क्रॉसबो को घर पर निशाना बनाते हुए बताती है कि उसके पास डैरिल और उसकी योजना के खिलाफ सभी सबूत उसके फोन पर हैं। वह सुझाव देती है कि वे उसके कुत्ते को खिलाते रहें। ट्विग अब और सहन नहीं कर पाता, वह शॉटगन उठाकर बाहर जाता है। डैरिल बेकी को मारने की कसम खाता है, लेकिन वह नोट करती है कि वह कभी भी उस थंब ड्राइव को नहीं खोज पाएगा जो उसने चुराई है। साथ ही उसके दोस्त को डॉक पर कुछ मदद की जरूरत है। बेकी अंदर से उसे तीर से भेद देती है। जबकि ट्विग करा रहा है, डीजे जमीन पर गिर जाता है और डैरिल तीर निकालता है। ट्विग गुस्से में बेकी को खोजने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बेकी उसे बता देती है कि वह कहाँ है। वह तेजी से खलिहान की ओर भागती है और ट्विग उसके पीछे होता है। घर में डैरिल का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि वह डीजे को आदेश देता है कि वह बेकी को जिंदा पकड़ कर लाए, क्योंकि उसके पास थंब ड्राइव है। डीजे ऐसा करने का वादा करता है, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ा जाता है वह कार की ओर दौड़ता है और तेजी से निकल जाता है। इस बीच खलिहान में ट्विग को लगता है कि उसने बेकी को घेर लिया है, लेकिन वह उसे धुएं का ग्रेनेड फेंककर आश्चर्यचकित कर देती है, जिससे वह विचलित हो जाता है। ट्विग घबराहट में गोलियां चलाता है और उसका गोला बारूद खत्म हो जाता है। वह खलिहान से बाहर रेंगता है और बेकी उसके पीछे आ रही होती है। वह चाहती है कि वह उसे खत्म कर सके, लेकिन उसे चाबियां नहीं मिलती। इसके बजाय वह एक माचेती लेकर बाहर आती है और उसे मारने की तैयारी करती है। ट्विग अपनी जान की भीख मांगता है, यह बताते हुए कि उसके पास एक पत्नी और बच्चा है और वह वास्तव में महिलाओं के प्रति घृणा नहीं करता। बेकी तब तक झिझकती है जब तक वह यह नहीं जान जाती कि बच्चे का नाम एडोल्फ है।
वह उसे मार देती है। अचानक बेकी को एक ट्रैंक्विलाइजर से गोली मारी जाती है और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन बेकी जागती है और बंधनों से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यह बेकार है। डैरिल एक वास्तविक बॉय स्काउट है। डैरिल को उसका बैकपैक मिलता है, यह बताते हुए कि वह तैयार होकर आई थी, और उसे बेकी की चाबी भी मिल जाती है। थोड़ी देर में ही वह इसके पीछे की पहेली को समझ लेता है, जो कि निर्देशांक है। तभी डैरिल नोबलमैन के पीछे के मास्टरमाइंड को पेश करता है, जिसे बेकी पहले से मिल चुकी है, उसकी माँ। डैरिल केवल यह जानना चाहता है कि थंब ड्राइव कहाँ है, लेकिन बेकी स्वीकार करती है कि यही जानकारी उसे अभी तक जीवित रखी हुई है। डैरिल बताता है कि बेकी के पास जीवित रहने का बेहतर मौका है अगर वह ड्राइव का स्थान बता दे, नहीं तो वह धैर्य खो देगा। बेकी जवाब में डैरिल के चेहरे पर थूकती है। डैरिल बेकी को उनके उद्देश्य के लिए भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर डैरिल अपने बेटे से डिएगो का उपयोग करने के लिए कहता है। डिएगो का सिर दबाने पर बेकी और भी संघर्ष करती है, लेकिन अंत में ड्राइव का स्थान बताने के लिए सहमत हो जाती है, एक शर्त के साथ। जैसे ही डैरिल डिएगो को वापस पिंजरे में रखता है, बेकी चाहती है कि वे मरने के बाद नरक में जाएं। बेकी खुद को आजाद कर लेती है। वह डैरिल को लात मारती है और भालू स्प्रे का उपयोग करके उसे भागने पर मजबूर कर देती है। डैरिल की मां बंदूक पकड़कर बेकी को निशाना बनाती है। बेकी जानती है कि उन्हें उसे जिंदा चाहिए, इसलिए उसकी मां डिएगो की ओर मुड़ती है, जिससे बेकी चाकू फेंककर उसे मार देती है। बेकी भाग जाती है। ठीक उसी समय डैरिल लौटता है और अपनी मां को मरा हुआ देखता है। डैरिल अब खेल से थक चुका है। बेकी खेत और जंगल से होकर भागती है, जबकि डैरिल उसके पीछे पीछे गोली चलाता है, लेकिन हर बार चूक जाता है जब तक कि उसका गोला बारूद खत्म नहीं हो जाता। चयनित पेड़ को देखते हुए बेकी कूदती है और डैरिल की ओर मुड़ती है, जो 3 बार भालू के जाल में फंस जाता है। डैरिल के अंतिम शब्द बेकी के लिए होते हैं, बहुत अच्छा किया, इससे पहले कि वह अपनी चोटों से मर जाए। बेकी अपने पिता की चाबी लेती है और डिएगो को पिंजरे से आजाद करने के लिए दौड़ती है, अंततः उससे मिल जाती है। लेकिन डैरिल चाकू से बुरी तरह घायल होकर भी आसानी से हार नहीं मानता। बेकी डिएगो को उसे खत्म करने के लिए भेजती है। 24 घंटे बाद बेकी सीआईए कार्यालय में होती है। वहां की एक महिला बताती है कि बेकी द्वारा दी गई ड्राइव में अमेरिका में एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के सदस्यों के नाम है। वह बेकी की सराहना करती है कि उसने नेता को अकेले ही गिरा दिया और उसे सीआईए में नौकरी की पेशकश करती है। वह यह भी बताती है कि उसके पिता की चाबी क्या खोलती है। इस बीच डीजे सड़क के किनारे कार की समस्या का सामना कर रहा है जब एक पुलिस कार पास आती है। वह अपनी बंदूक पकड़ता है, लेकिन अपने आईने में देखता है कि यह बेकी है जो एक बाजूका पकड़े हुए है। वह उसे उड़ा देती है और खुद को संतुष्ट महसूस करती है और फिल्म समाप्त हो जाती है।